हेलो गाइस, माय नेम है शुभम पाल और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कि जनरली जब कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो वो लोग जनरली जो मिस्टेक्स करते हैं। आज हम उन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे और आज हम ये कोशिश करेंगे कि जो नए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये मिस्टेक्स ना करी जाए ताकि आप जल्दी प्रोग्रेस कर सकें। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि जनरली न्यू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के साथ होती है वो ये होती है एक पीयर ग्रुप का ना मिलना। तो जनरली जैसे कि अगर कोई नया बंदा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो उसके पास एक प्रॉपर पीयर ग्रुप नहीं होता जो कि उसकी हेल्प करे, कॉन्टेस्ट में पार्ट करे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने दोस्तों को बोलना चाहिए कि और आप उनको बताएं कि हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्या फ़ायदे हैं और वो कितना फ़न है। तो इससे कि अगर आपका एक पीयर ग्रुप बन जाएगा तो आपको कॉन्टेस्ट करने में भी मज़ा आएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए एक पीयर ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपके कॉलेज में कोई कोडिंग क्लब होगा तो उसे ज्वाइन कीजिए, उससे भी आपको एक पीयर ग्रुप मिलेगा। जनरली जो लोग नए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो सारी की सारी एल्गोरिथम्स या डेटा स्ट्रक्चर्स पहले ही सीख लें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे वैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको देखना चाहिए कि उसके लिए क्या क्या एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है और उस मोमेंट में सीखिए। ना कि आप पहले से सारे सेगमेंट्रीज, ट्राइज, बिट, फेनविक्ट्री, आप ये सब चीज़ें पहले से सीखने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ें। जब तक आप प्रैक्टिस के साथ उनको नहीं लाएंगे तो ये प्रैक्टिस तभी आएगी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइम आप जो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम एनकाउंटर करते हैं, आप उसी टाइम उसको सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए और उस क्वेश्चन को सबमिट कीजिए। ये एक बेटर वे है न्यू चीज़ें सीखने का इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, रादर देन आप पहले पूरी थ्योरी सीख जाए फिर आप प्रॉब्लम्स पे जंप करें। और एक और चीज़ जो कि बहुत लोग फेस करते हैं कि आप जब कभी कॉन्टेस्ट करते हैं तो आप अपसॉल्व नहीं करते। तो बेसिकली व्हाट इज अपसॉल्विंग? अपसॉल्विंग का मतलब ये है कि आपने अगर कोई कॉन्टेस्ट दिया है तो मान लो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो फिर जो 4th क्वेश्चन है वो आपने कॉन्टेस्ट में ट्राई किया बट आपसे हुआ नहीं, या जो भी रीज़न था, या कोई टेस्ट केस फंस रहा था, तो ये मेक श्योर करें कि कॉन्टेस्ट ख़त्म होते ही 1 या 2 दिन में आप नेक्स्ट 1 प्रॉब्लम तो सॉल्व करें ही करें। और अगर 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। तो अपसॉल्विंग आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी को इम्प्रूव करने में और अच्छा बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो ज़रूर करें। एक और चीज़ जो कि बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और उनका जो कोड है वो किसी टेस्ट केस पे फंस रहा होता है तो वो लोग खुद से डिबगिंग नहीं करते। वो जनरली क्या करते हैं कि आपके जैसे कोड फोर्सेस में आपके वो एक ब्लॉग डाल देंगे, वो और लोगों को मैसेज करके जो कि अच्छे कोडर्स हैं, जो कि रेड कोडर्स हैं, वो उनको मैसेज करके बोलेंगे कि जो मेरा कोड है वो यहाँ चल नहीं रहा है तो क्या कोई हेल्प कर सकता है। तो डीबगिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो अगर आपको लॉजिक में हेल्प चाहिए तो वो आप मांग सकते हैं, एडिटोरियल के थ्रू देख सकते हैं या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं। बट अगर आपने एक बार कोड लिखना शुरू कर दिया और आपको कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बग्स आपको खुद सॉल्व करने चाहिए। आपको कभी भी कोडिंग में किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आपको आगे जाके इससे प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब में हैं तो उसमें आपका काम होता है कोडिंग करना। अगर आप और लोगों से हेल्प लेके या उनसे सजेशंस लेंगे कोडिंग में, वो आप अगर जैसे क्या होता है कि अगर आपने कोड सबमिट किया तो फिर कोड रिव्यू होता है, तो अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो कोड रिव्यू में लोग आपको बता देंगे उस रिव्यू प्रोसेस में कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो इसीलिए कोडिंग हमेशा खुद से करें, जो भी बग्स आते हैं खुद से निकालें और किसी से भी हेल्प ना लें इस चीज़ में। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे? या तो बहुत लोग ये करते हैं कि उस प्रॉब्लम को ट्राई करते रहते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, वो लगे हुए हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम इतना टाइम प्रैक्टिस ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम में जो रिक्वायर्ड एल्गोरिथम है, डेटा स्ट्रक्चर है या कोई टेक्निक है जो कि आपको नहीं आती है, आप कंप्लीटली अनअवेयर हो उससे। तो बेसिकली उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? आपको एडिटोरियल खोलना चाहिए,
थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ें जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाए। आप जैसे अगर आप ब्लॉक हो गए तो आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो एडिटोरियल में से कुछ हिंट्स लें, फिर से खुद सोचना शुरू करें। और ऐसे ऐसे करके आप एडिटोरियल को थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अगर आप कहीं भी फंसते हैं और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप सीधा एडिटोरियल खोल के सोल्यूशन देख लें, ये भी बहुत गलत है। और एक और चीज़ होती है इसमें कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया, और उस प्रॉब्लम का जो कोड है नहीं लिखते, उसे सबमिट नहीं करते, जो कि रॉन्ग है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे कोड टाइप करने में और सबमिट करने में, जो कि आपको कर लेना चाहिए। इससे आपकी कोडिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होगी और आपके पास वो ग्रीन टिक भी आ जाएगा एक्सेप्टेड वाला। जनरली लोग ये सोचते हैं कि आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उतना जल्दी इम्प्रूव होंगे। ये ट्रू होता है, बट उस केस में अगर आप जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप सेम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल कोड फोर्सेस में अगर आप ए बी ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और आप सी नहीं करते हैं और आपने 1000 AB कर लिए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रेटिंग बढ़ेगी। तो ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर जिम में जाते हैं और अगर जिम में जाके अगर आप रोज़ 2 kg का डंबल ही उठा के प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं, आपको धीरे धीरे उस वेट को बढ़ाना है। सिमिलरली वही चीज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी होती है। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लेवल की, तो धीरे धीरे आपको डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन आएगा ही जब आपको हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इसीलिए क्यों ना अभी से धीरे धीरे शुरू किया जाए। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आपका अभी जो लेवल है आप बी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो आप हर 2 बी प्रॉब्लम्स के साथ एक सी प्रॉब्लम भी करें। तो इससे क्या होगा कि आप एक अनकंफर्टेबल जोन में होंगे जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो उस अनकंफर्टेबल जोन में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक जोन होता है जहाँ पे आपकी बेसिकली लर्निंग होती है, आप जहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं। और एक और चीज़ होती है कि जनरली लोग जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं वो और लोगों के ग्राफ्स देखते हैं कि जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो उनका ग्राफ खोल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि वो 1 साल में वो कैंडिडेट मास्टर बन गए थे या ग्रैंड मास्टर बन गए थे। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, क्योंकि हर एक बंदे का इम्प्रूवमेंट का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक की लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है। तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि अगर किसी ने 1 साल में कर लिया तो आप भी 1 साल में कर लेंगे। ये हो सकता है, बट क्या पता कि उसने आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उससे डबल हार्डवर्क किया होगा और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी 1 साल में उसके जितना बन जाएंगे। बट ये नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है जो बंदा 1 साल में रेड कोडर बना है उसने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, उसने एक दिन में कितने घंटे लगाए होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और आप क्या पता उसके आधे भी ना लगा रहे हो। तो आपको ये टाइम डिसाइड नहीं करता है कि आप उसके जितने टाइम में रेड या फिर कैंडिडेट मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। तो इसीलिए कंपैरिजन बंद करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं। एक और चीज़ जो कि होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कि लोग जनरली एक वेबसाइट को स्टिक करके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हैकर रैंक पे करते हैं तो आप हैकर रैंक पे ही करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट में एक पर्टिकुलर टाइप्स के प्रॉब्लम्स जैसे बहुत ही अच्छे आते हैं। फॉर एग्जांपल कोड शेफ में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे आते हैं और आपके कोड फोर्सेस में एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आपको मिक्स ऑफ द वेबसाइट्स, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स मिलती हैं जैसे हैकर रैंक हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया, एडकोडर हो गया, CS एकेडमी हो गया, तो अगर आपके पास फ्री टाइम होता है आप जाके सारी वेबसाइट्स में देखें कि कौन सी वेबसाइट में कॉन्टेस्ट होने वाला है, आप रजिस्टर करें और आप ऐसे एक हाइब्रिड वे यूज़ करें जिससे कि आप हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स में जाके कॉन्टेस्ट दें, जिससे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हर एक पर्टिकुलर फील्ड में होगा, आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे रेस्ट्रिक्टेड ना रहें। और मुझे लगता है कि इन टिप्स के बाद आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूर अच्छी होगी और आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। ये मिस्टेक्स मैंने करी थी, ये मिस्टेक्स मेरे कुछ दोस्तों ने भी करी थी। तो आप अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे तो जल्दी आपकी रेटिंग बढ़ेगी और क्या पता आप ग्रैंड मास्टर बन जाएं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट विल गिव मी मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं ताकि मैं आपको सिखा सकूं, टिप्स दे सकूं। ओके, बाय बाय।